हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग क्वेश्चनों की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथों इस टाइम हम लोग फाइनल डिसाइडेड क्लास को डिस्कस करें, जो कि हमारे सीधे शिफ्टों में जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सवाल पूछे जा सकते हैं। उन्हीं सवालों को हम लोग क्लास में देख रहे हैं। इससे पहले जो भी आपने जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के क्वेश्चनों की तैयारी की है उसको आप रिवीजन करिए। लेकिन जो यहाँ से आप सभी के एग्जाम से ठीक 1 से 2 दिन पहले क्लास आ रही है, इनमें जितने भी हम लोग जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आप सभी को तैयार करना है। समझिए कि ये हमारा फाइनल डिसाइडेड क्लास होने वाला है। यहीं से सीधे आपके सभी शिफ्टों में सवाल देखने को मिलेगा। डिट्टो सभी सवाल ऑप्शन के साथ आप सभी को मिलेगा। तो भाई आप सभी से हम प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि आज के इस फुल पेपर सोल्यूशन आप बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। आपको काम क्या करना है, बस इन 50 क्वेश्चन को देखना है। आप सभी को पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल आपको ये 50 क्वेश्चन एक नज़र में देख ही लेना है केवल। ओके मेरे दोस्त, 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टारगेट आप सभी का 50 क्वेश्चन देकर उसे तैयार करना है। तो टारगेट हमारा केवल एक ही है, क्योंकि एमटीएस हवलदार का पेपर 4 फरवरी शुरू हो रहे हैं और आज हमारा 2 फरवरी हो चुका है, यानी एक दिन बाद आप पेपर दे सकेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए दोस्त, इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। आप अपने शिफ्ट में जाने से पहले ये पूरे 50 क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है? पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका संबंध मणिपुरी नृत्य से है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को प्रसिद्ध बैंड द बीटल्स के साथ कोलैबोरेट करने का श्रेय दिया जाता है? किस संगीतकार को प्रसिद्ध बैंड द बीटल्स के साथ कोलैबोरेट करने का श्रेय दिया जाता है? तो पंडित रविशंकर को दिया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। आर.के. बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? आर.के. बीजापुरे कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये हारमोनियम बजाते थे। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? यानी फीफा के अनुसार जो गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है वो कितने फीट की होती है? तो 8 फीट की होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम ये किसकी एक आत्मकथात्मक पुस्तक है? तो साथियों, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम ये किसकी एक आत्मकथात्मक पुस्तक है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथात्मक पुस्तक है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को। चंद्रताल आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रताल आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला यह किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, तो साथियों आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम में के लिए भाई एसएससी के नए पैटर्न पे सिलेक्शन वाले प्रश्न आ चुके हैं। आप सभी को अपने पेपर में बैठने से पहले ये जीके जीएस का कंप्लीट क्वेश्चन देखना है, स्ट्रैटेजी के कंप्लीट क्वेश्चन देखना है, इंग्लिश आपको पूरा कंप्लीट ये पीडीएफ पढ़ना है, करंट अफेयर के पूरे 1 साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको तैयार करके जाना है, रीजनिंग के कंप्लीट क्वेश्चन को एक नज़र में केवल देखना है, मैथ से पूरा आपको कंप्लीट मिलेगा। इसके साथ आप सभी को फ्री 40 टेस्ट हम दे रहे हैं, जिसमें आपको जीके जीएस करंट अफेयर इंग्लिश, जीके जीएस करंट अफेयर और इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 1000 क्वेश्चन विद डिटेल सोल्यूशन मिलेगा भाई। और ये ऑफर चला है भाई, ये ऑफर आपके पूरे एग्जाम तक चलेगा। मात्र 100 रुपये आप सभी को पे करना है और ये पूरा भाई क्वेश्चन आप सभी के पास होना चाहिए। और आप सभी को अपने पेपर में बैठने से पहले भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको आप जरूर पढ़िए। आपको कैसे मिलेगा? ये सामने जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आपकी केवल मैसेज करना है कि हमें ये पीडीएफ चाहिए, टीम आपको तुरंत प्रोवाइड करेगी, ज़्यादा समय आपकी नहीं लेगी।
ओके मेरे दोस्तों, आप सभी को अपने शिफ्ट अपने परीक्षा हाल में जाने से पहले यदि आप सभी के पास 1 से 2 घंटे के समय है तो भी भाई इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे लेवल में हर एक क्वेश्चन को तैयार किया है कि आपको तुरंत याद हो जाए। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 3, युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये 2019 में शुरू किया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो महाराजा नरेंद्र सिंह ने करवाया था। सी ऑप्शन महाराजा नरेंद्र सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी है? हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी होती है? तो सिलखड़ी से बनी है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित में से किस वेद में दास राग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है? तो साथियों किस वेद में दास राग युद्ध यानी 10 राजाओं का उल्लेख किया गया है? आपसे बताएंगे तो ऋग्वेद में इस युद्ध का उल्लेख किया गया है जो 10 राजाओं का युद्ध है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। बताएंगे आप सभी तो अयोध्या वो शहर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 15, किस साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का प्रचलित न्यायालय था? तो साथियों किस साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का प्रचलित न्यायालय था? तो मौर्य साम्राज्य में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को हराया जब उसने दक्कन में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया था? तो साथियों किसने हर्षवर्धन को हराया था जब उसने दक्कन में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 पद्धतियों का हिस्सा नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 पद्धतियों का एक हिस्सा नहीं है? देखिए द्रविड़ नहीं है भाई, सांख्य है, योग है, न्याय है, लेकिन द्रविड़ नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो साथियों किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण किया था? बताएंगे आप सभी तो कुषाण ने धारण की थी देवपुत्र की उपाधि। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस प्रणाली व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? दिल्ली सल्तनत की किस प्रणाली या व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर प्रभाव था? बताएंगे आप सभी तो इक्तादारी का। डी ऑप्शन इक्तादारी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 20, खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? तो बरेली से किए थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है क्योंकि भाई ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली। और एक बात की आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन बता दीजिए, उसी तरह हमें आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाना है क्योंकि 4 फरवरी का पेपर कंप्लीट होगा तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि किस तरह से जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछेंगे। तो उसी तरह आपके आने वाले शिफ्ट के लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाना है। तो भाई आप अपना एग्जाम डेट और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके मेन आपका नोटिफिकेशन ऑन करना है। बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल की दिमाग की उपज थी? बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? बताएंगे आप सभी तो लॉर्ड क्लाइव की थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22, आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया? आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया? बताइए आप सभी तो वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो साथियों किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? आप सभी बताएंगे तो वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता का मौलिक विचार था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किस नेता का यह मौलिक विचार था? तो गोपाल कृष्ण गोखले का मौलिक विचार था। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को,
प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो साथियों, प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। जॉर्ज यूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? जॉर्ज यूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 में किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो भाई इलाहाबाद में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो साथियों, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? आप सभी बताएंगे, तो ध्यान रखिए अनुच्छेद 297 पर लागू किया गया। ऑप्शन एम राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो साथियों, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? बताएंगे आप सभी। तो प्रणब मुखर्जी थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1860 में ब्रिटिश भारत में अधिनियमित किया गया था? तो साथियों, कौन सा अधिनियम 1860 में ब्रिटिश भारत में अधिनियमित किया गया था? बताएंगे आप सभी। तो भारतीय दंड संहिता ये अधिनियमित किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो साथियों, कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो भाई बनास नदी की। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार स्थित है? किस राज्य में सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार स्थित है? आप सभी बताएंगे। क्या बनेगा इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर? तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा राज्य है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 32। तो साथियों, यहां से अब हम लोग इंग्लिश के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग तैयार करेंगे। अब देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। स्कूल क्लासरूम्स हैव वेरी लिटिल ओवर द लास्ट सेंचुरी। यानी यह वाक्य क्या बता रहा है कि पिछले एक सदी में स्कूल के क्लासरूम में बहुत कम बदलाव आया है। यानी स्कूल क्लासरूम हैव चेंज्ड वेरी लिटिल ओवर द लास्ट सेंचुरी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अब चेंज्ड क्या बता रहा है भाई? चेंज्ड यह शब्द बताता है कि समय के साथ किसी चीज में परिवर्तन हुआ है। भाई समय के साथ किसी चीज में परिवर्तन हुआ तो चेंज्ड बता रहा है। तो सी ऑप्शन इस का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे फ्रीड, ये जो फ्रीड लिखा हुआ है इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि किसी चीज को किसी बंधन से आजाद करना, भाई फ्रीड करना। अनकंसर्ट का मतलब याद रखिए किसी चीज की चिंतन करना। ठीक है दोस्त मेरे, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटीज का विलोम शब्द बताइए क्या बनेगा? भाई विलोम शब्द यानी एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम, कम से कम 10 सवाल एक ही शिफ्ट में यहीं से आपको मिलेगा। एंटीज का विलोम शब्द क्या होगा बताएंगे आप सभी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले भाई, आप सभी बताएंगे क्या हो गया भाई। एंटीज का तो हो जाएगा रिपल्स हो जाएगा। एंटीज का मतलब क्या होता है? लुभाना। क्या होता है भाई? लुभाना होता है। ध्यान रखिएगा, एंटीज का मतलब होता है दोस्त मेरे लुभाना होता है। अब तो इसका उल्टा क्या हो? एल्यूर का मतलब लुभाना होता है भाई, लुभाना। या तो ये तो सिनोनिम्स। रिपल्स विमुख करना, यानी यही आपका बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इनवाइट मतलब आमंत्रित करना, टेंगल मतलब उलझन में डालना भाई। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन लुभाना, एंटीज का एंटोनिम रिपल्स हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। रन इरेंड्स, इसका मतलब कि काम चलाना, एक प्रकार का काम चलाना। बताएंगे आप सभी। जैसे टू गो आउट टू बाई फॉर और डू समथिंग, यानी टू गो आउट टू बाई और डू समथिंग, इसका मतलब कि कुछ खरीदने या करने के लिए बाहर जाना, जैसे कि किराने के सामान लेना, पत्र भेजना या बैंक जाना। रन इरेंड्स का इडियम ये हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड भाई? आप सभी बताएंगे। इंट्रांसिजेंस का मतलब क्या होता है भाई? जो हठ धर्मित होता है। क्या होता है? हठ धार्मिक होता है। ठीक है, स्पाउस का मतलब जो जीवन साथी होते हैं भाई,
स्पेलिंग चेक कर देगा। इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड का स्पेलिंग क्या होता है भाई? इंडेंजर, इसमें END, उसके बाद ANGERED, इंडेंजर्ड मतलब कि खतरे में, यही वाला स्पेलिंग गलत है भाई। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। ही नेस्ड हिज टीथ एट हिज सॉन्स एक्शन। आप सभी को नेस्ड हिज टीथ का मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या होगा? गुस्सा व्यक्त करना भाई, ठीक है। क्या करना भाई? गुस्सा व्यक्त करना, दांत पीसना। अक्सर गुस्सा और निराश की तीव्र बताना जैसे कि होता है तो भावनाओं को हम दर्शाते हैं, तो गुस्सा पीसते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस रेज्ड बोलेंगे। क्या भाई? एक्सप्रेस रेज्ड बोलेंगे। सी ऑप्शन एक्सप्रेस्ड रेज बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या बनेगा? द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर इन फ्रेजल वर्ब। टीना ड्रॉप्ड बिहाइंड अ कॉलेज एंड वेंट स्टेट इनटू अ गुड जॉब। इसका मतलब सभी बताएंगे भाई। तो दोस्त मेरे, जैसे कि किसी चीज को छोड़ना या उससे पीछा हटना, इस संदर्भ में किसका प्रयोग होता है? इसका किसका प्रयोग होता है या नहीं होता है, ये पहले बताइए भाई। यदि आपको कोई कॉलेज छोड़ना है, ठीक है, आप सभी कॉलेज छोड़ना है, तो उसके संदर्भ में आप किसका प्रयोग करते हैं? ड्रॉप्ड आउट का प्रयोग करेंगे, बिहाइंड ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये जो आपका बिहाइंड ऑफ लिखा है, इसका प्रयोग कहाँ हो गया भाई? सही वाक्य यहाँ पे क्या होना चाहिए? टीना ड्रॉप्ड आउट होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? टीना ड्रॉप्ड आउट होगा, जिसका अर्थ है कॉलेज जैसी किसी चीज को छोड़ना या उसे पीछा हटना। इस संदर्भ में भाई बिहाइंड ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखिए। ये पूरा आपका गलत है भाई, यानी टीना ड्रॉप्ड बिहाइंड ऑफ, भाई ऑफ नहीं करी, वो क्या करी? आउट हो रही है। तो ये यहाँ क्या होना चाहिए? आउट ऑफ होना चाहिए मेरे दोस्त, ध्यान रखिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। वो कॉलेज को छोड़ रही है, ड्रॉप कर रही है, तो आउट ऑफ होगा भाई, न कि टीना ड्रॉप्ड बिहाइंड ऑफ होगा, ठीक है। ड्रॉप्ड आउट ऑफ होगा, तो ये पूरा खंड गलत है। टीना ड्रॉप्ड बिहाइंड ऑफ, ये गलत है। टीना ड्रॉप आउट होना चाहिए भाई, आउट ऑफ होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कॉन्शियस का विलोम शब्द बताइए। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? सचेत। कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत, सचेत। तो इसका मतलब सेंसिबल, सेंसिबल मतलब होता है समझदार, ठीक है। क्या होता है भाई? समझदार होता है। और अनअवेयर का मतलब क्या होता है? अनजाने में जो हमसे गलती हो जाता है, अनअवेयर हम लोग बोलते हैं उसे। सिक्योर का मतलब क्या होता है? जो हम सुरक्षित हैं भाई। क्या भाई? हम सुरक्षित हैं। सेंटिमेंटल भाव कोई होते हैं, लेकिन कॉन्शियस मतलब सचेत, तो इसका उल्टा क्या होगा? अनअवेयर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी आप सभी को इसमें से ऑड वर्ड बताना है, यानी 3 किसी न किसी पैटर्न पे समान होंगे, लेकिन एक अलग है, तो वही अलग को बताइए भाई। कैरम, गोल्फ, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स। भाई गोल्फ क्या होता है? गोल्फ जो होता है एक कोर्ट में खेला जाता है क्या आउटडोर में? तो आउटडोर में खेला जाता है ना भाई। लेकिन कैरम, टेबल टेनिस, बिलियर्ड, इसे तो हम भाई एक क्या बोल सकते हैं? इंडोर गेम होता है। लेकिन जो गोल्फ होता है एक तो भाई आउटडोर होता है, बाहर का गेम होता है, तो यही क्या हो जाएगा? ये ऑड हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा इन तीनों ऑप्शन से, कैरम, टेबल टेनिस और बिलियर्ड से। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आवर कंडक्टेड है टू गेट एवरीवन्स ओपिनियन। यानी हमारे प्रिंसिपल ने सभी की राय जानने के लिए एक सर्वेक्षण कराया। यानी इसमें क्या फील होगा? यानी आवर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का स्पेलिंग चेक करते रहिएगा। आवर प्रिंसिपल, पोल, प्रिंसिपल, ये देखिए प्रिंसिपल पोल, ये पोल का स्पेलिंग है भाई, ये पोल वाला नहीं, ये पोल स्पेलिंग ठीक है। यानी आवर प्रिंसिपल कंडक्टेड अ पोल टू गेट एवरीवन्स ओपिनियन। यानी हमारे प्रिंसिपल ने सभी की राय जानने के लिए एक सर्वेक्षण कराया था, जो कि सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट रेक्टिफाई द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द कंसर्ट वाज कैंसल्ड ड्यू टू रेन।
अब भाई आप सभी को कैंसल्ड का स्पेलिंग बताना है, कैंसल्ड का स्पेलिंग आप नहीं बताते हैं तो आप सभी बहुत बड़ी गलती होगी। क्या होता है? CANCELLED होता है कैंसल्ड, यानी सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्लियर? चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। तो दोस्त मेरे अब यहाँ से मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल को सॉल्व करेंगे। एक विक्रेता दूध में पानी मिलाकर और इस मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करिए। मिश्रण में पानी और दूध का यानी भाई 25% है, 25/100 करिए। 25 से कम 25, 25 का 100, यानी कितना हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। मिश्रण में पानी 1 है, दूध 4 है, यानी 1:4 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एक पानी तो चौथाई उसका दूध है, तो ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। यहां तक आपको डाउट बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। 4 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3000 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। बताएंगे आप सभी। SI बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल 3000, रेट परसेंटेज में 6%, टाइम 4 वर्ष बटे में 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। 30 चौका 120, 30 चौका 120, 120 छक्के 672, 12 छंग 72 यानी 720। 700 भाई देखिए 30 का गुणा 4 में करेंगे, 4 3 12 120, 120 का गुणा 6 में यानी 12 छंग 72 यानी 720, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। 84 और 108 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? बताएंगे आप सभी। 84 और 108 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 12 7 84, 12 9 108, डी ऑप्शन होगा। भाई 84 और 108 का आप सभी को HCF ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही निकालना है ना। तो दोस्त मेरे जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा, जो सबसे जिसका अधिक खंड बनेगा वही तो होगा भाई हमारा आंसर। ओके ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। वही संख्या लेना है जो पूरी तरीके से विभाजित कर दे मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो पूरी तरीके से विभाजित कर दे वही हमारा आंसर होगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 12 दोनों को नंबर को विभाजित करा, लेकिन सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। सुरेंद्र ने 2500 में एक पुरानी साइकिल खरीदी और उसकी मरम्मत पर 3000 खर्च किए। उसने इसे एक सेकंड सुरेंद्र ने 2500 में एक पुरानी साइकिल खरीदी और उसकी मरम्मत पर 300 रुपये खर्च किया। उसने इसे 3000 में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत। दोस्त मेरे आप एक सामान 2500 रुपये में खरीद रहे हैं, वो सामान कुछ खराबी था तो उसको बनवाने में आपने 300 और लगा दिया, यानी टोटल आपका कास्ट प्राइस कितना हो, आपने कितने खरीदा होगा? 2800 में खरीदा होगा ना भाई। अब आपका मन है कि ये जो हम 2800 रुपये का सामान खरीदा हम इसे 3000 में बेचेंगे, तो आपका यहाँ पे 200 रुपये का बेनिफिट बन रहा है भाई। 2800 से 3000 200 रुपये का बेनिफिट होगा ना। आप सामान कोई 5 रुपये खरीदे, 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको 5 रुपये का बेनिफिट होगा। किससे? जो जिसने आपने खरीदा, जिससे 5 रुपये से, ठीक है। क्लियर? अब तो यहां से देखिए 200 बटे 2800 करिए। 200 बटे 2800 करेंगे भाई। 200 जो हमें प्रॉफिट हुआ है किससे हुआ है? 2800 से हुआ है। मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालना है भाई 100। देखिए यहां से कितने का सॉल्व होगा भाई? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। 2 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे 200। 200 बटे 28 कितना आएगा? इसे भी छोटा कर सकते हैं भाई। 100 14, 2 से काटेंगे तो भाई 200 को 2 से भाग देंगे 100, 28 को 14, यानी अब क्या होगा भाई? 100 बटे 14 कितना आएगा? 14 छंग 14 7 98, यानी 7 सही कुछ आएगा। 14 7 98, 2 ऊपर, यानी 7 सही कितना आएगा भाई? 7 सही 1/7 आएगा। 14 7 98 आएगा ना भाई, 2 आएगा। 7 सही 2/7 आएगा, ठीक है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि भाई नीचे जैसे हम 100 का ऐसे देखिए 14 भाग देंगे, 14 7 98, 100 में से 98 2। अब देखिए ये 2 ऊपर जाता है, ये 7 इधर आता है, 14 नीचे आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है। 7 सही 2/14 आएगा। 7 सही 2/14 आएगा भाई। इसमें तो ऑप्शन दिया नहीं है। 7 से 1 सेकंड में तो इसे और भी छोटे फॉर्म में किया है। ओ देखिए अब 2 1 कम 2, 2 7 14, यानी 7 सही 1/7 आएगा भाई। अब देखिए फॉर्मेट से इसको भी थोड़ा सा और छोटा किया था, 2 से काट के, तो डी ऑप्शन इस सवाल का अब देखिए राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 46 को।
एक निश्चित कूट भाषा में फादर मेक्स टी को IBFX EY के रूप में कूटबद्ध किया था। टी एंड कॉफी को KREYWN के रूप में कूटबद्ध किया था। दी गई भाषा में टी को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? दोस्त मेरे आप सभी से टी का कोड पूछा है, सिंगल पूछा तो कॉमन चेक करिए। देखिए टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, दोनों में टी है, कॉमन है। इसका मतलब कि इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिलेगा। देखिए EY पहले वाले में है, दूसरे के वाले में ई है, EY है, तो टी का कोड क्या हो जाएगा? EY, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 को। यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा भाग और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा? ये समीकरण दिया है, प्लस गुणा को आपस में बदलना है। ये समीकरण में जहां पे प्लस हो वहां पे गुणा, जहां गुणा हो वहां पे प्लस, उसके बाद भाग जहां पे होगा माइनस, जहां माइनस होगा भाग। तो चलिए समीकरण को बना लेते हैं, पहले सॉल्व करिए आप लोग। 15 भाग है तो माइनस बदलना है, प्लस है गुणा में 8, माइनस है भाग में, गुणा है तो प्लस में। ठीक, ये समीकरण हमारा तैयार है। इसमें बॉड मास की अप्लाई करेंगे। 15 माइनस 5 गुणा 4 का भाग 8 में देंगे, 2 आ रहे हैं, प्लस 7। 15 माइनस 10 प्लस 7, ये प्लस 7 है, ये प्लस 15 है, कितना आ जाएगा भाई? 15 7 22, 15 7 22, 22 में से 10 यानी 12 इसका आंसर आएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या बनेगा? इस सवाल को आप जरा सॉल्व करिए। MN OP Q और R एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। N जो है वो, चलिए 2 2 4 2 6, 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज, जैसे इसमें 6 लोग को हमें बैठाना है। 1 2 3 4 5 6, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। N जो है R के ठीक दाएं बैठा है, R के ठीक दाएं N बैठा है, तो यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? एक लाइन। यम जो है N के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है, N के दाएं से दूसरे स्थान पे यम बैठा है, N के दाएं से दूसरे स्थान पे यम, यानी यम यहाँ आ जाएगा भाई, N के दाएं से दूसरे स्थान पे यम हो गया। ठीक है, फिर देखिए P जो है ना, यम के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है, यम के दाएं से दूसरे स्थान पे P बैठा है, तो यहाँ P यहाँ पे आ जाएगा। उसका देखिए O जो है ना, वो P के दाएं से तीसरे स्थान बैठा है, P के दाएं से तीसरे स्थान पे O बैठा है, तो O को यहाँ बैठा दिए। बच रहा है कौन? Q को यहाँ बैठा दिए। सवाल क्या पूछा? Q के ठीक दाएं कौन बैठा है? Q यहाँ बैठ गया, Q के जस्ट राइट साइड में P बैठा है। क्लियर? तो डी ऑप्शन राइट आंसर। ये तो बहुत आसान सवाल हो गया भाई, 2 सवाल कन्फर्म मान के चलिए ये पेपर में आपके देखने को मिलेगा। चलिए अगला सवाल को हल करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर देखिए। FI29 एक निश्चित प्रकार से TW49 से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार LO38 ZC 58 से संबंधित है। समांतर का अनुसरण करते हुए RU65 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्त मेरे, हमने आपको कई क्लास में बताया जब भी अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले आप सभी को नंबर को सॉल्व करना है। TW49, अब देखो 29 से भाई डायरेक्ट 49 बनाया है, यानी इसमें तो प्लस डायरेक्ट 20 कर दिया है भाई। अब इन अक्षरों का कोड करते हैं, ये अब 6 T20, तो इसमें देखिए प्लस 14 हुआ है, 6 में 14 जोड़ देंगे 20, I 9 और W 23, यानी 14 में 9 को जोड़ देंगे तो 23 बन, यानी अक्षर में प्लस 14, नंबर में प्लस 20 किया है। दूसरा चेक करिए LO38 इसका कोड ZC58, देखिए 38 58, यानी इसमें प्लस 20, यल होता है 12, जेड होता है 26। भाई 12 में 14 जोड़ेंगे तभी तो आपका 26 बनेगा। अब यहाँ से देखिए O होता है 15, C होता है 3। अब यहाँ पे O को आप जैसे वो 15 है, यहाँ पे 29 करेंगे तभी तो भाई 15 में 14 जोड़ेंगे तो 29 आएगा। आप जानते हैं कि A से लेकर Z तक हमारा 26 होता है, जैसे हम 27 बढ़ते वो हमारा फिर से A होता है, यानी 27 पे 28 पे भी 29 पे C। ये क्लियर होगा कि अक्षर में प्लस 14 हुआ है और नंबर में प्लस 20 है। तो पूछा किसका? RU65 का। नंबर में प्लस 20 करिए यानी 85 हमारा आंसर आएगा भाई। देखिए प्लस 14 इसमें करना है, प्लस 14 इसमें करना है। 18 R होता है, U 21 होता है। 18 4 18 और 14, 18 14 32, 32 पे कौन अच्छा रहता है? 27 पे 28 पे B, 29 पे C, 30 पे D, 31 पे 32 पे F, यानी यहाँ पे 32 पे F आएगा भाई। ठीक है, अब 21 14 होता है 35, 32 पे F, 33 पे G, 34 पे H, 35 पे क्या आ जाएगा भाई? I हो जाएगा। 32 पे F, 33 पे G, 34 पे H और
35 पे आई, तो ठीक FI 85 आएगा। FI 85 यानी पहला ऑप्शन आएगा भाई इस सवाल का मेरे दोस्त, पहला ऑप्शन FI 85 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। RU 65 का कोड, ठीक है। तो RU 65 किससे संबंधित होगा? FI 85 से। बस आप पैटर्न समझिए भाई, अक्षर में +14 हुआ है और नंबर में +20 हुआ है। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का सॉल्व करते हैं भाई। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णानुक्रम आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? GGB, HHD, ILH, JPN, क्वेश्चन मार्क। अब साथी आपके सामने अक्षरों का श्रृंखला दिया रहता है तो आप क्या करते हैं? केवल पहले अक्षर का कोड निकालेंगे, केवल पहले अक्षर का। यदि आप केवल पहले अक्षर का कोड निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन O से शुरुआत हुआ है, दूसरा का ऑप्शन K से शुरुआत हुआ है, तीसरा का O से, चौथा P से। अब देखिए इनमें से या तो हमारा ऑप्शन A हो सकता है या तो भाई C, क्योंकि कॉमन यदि K से शुरुआत मिला या तो P से मिला, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए ये G है पहला, इसमें H है और उसके बाद I है और J है। G 7, H 8, I 9, J 10, यानी भाई 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। अगला नंबर क्या होगा? हमारी 11, 11 पर कौन अक्षर था? क्या था? क्लियर हो गया, हमारा K से ऑप्शन मिलेगा, यानी B ऑप्शन। और कोई ऑप्शन देखिए B से शुरुआत नहीं किया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथी ये फाइनली 50 क्वेश्चन एग्जाम से एक दिन पहले कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए साथी कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज के सेशन से। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्त मेरे डेली आपको क्लास जो मिलेगी आपके एग्जाम तक, अब आपको अच्छी तरीके से उसे तैयार करना है, और ये पूरे 50 क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है भाई। और आप सभी को अपने एग्जाम जाने से पहले एडमिट कार्ड ओरिजिनल, आधार कार्ड ओरिजिनल और कम से कम 4 से 5 फोटो अपने पास रखिए। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके लिए मेन रहेगा। एग्जाम आप बिल्कुल रिलैक्स होकर जाइए, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। पेपर का लेवल आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।